श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो आपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं आज मैं पहुंचा हूं अल्मोड़ा में और जहां आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एडवोकेट पीसी तिवारी जी। श्रोताओं आज की बातचीत रहेगी उत्तराखंड में भू कानून को लेकर, क्योंकि वर्तमान में भू कानून लागू हो चुका है, लेकिन इसको कैसे देखते हैं उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एडवोकेट पीसी तिवारी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। कुमाऊवाड़ी के सभी श्रोता और साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपसे बात करूं। बिल्कुल है। तो सर आज जैसे कि मैंने कहा कि आज हम बातचीत करेंगे भू कानून जैसे विषय को लेकर, क्योंकि आज लागू भी हो चुका है। कुछ समय पहले की बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है। तो जब भू कानून को लेके लोग बातचीत कर रहे थे, मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, तो आपको अभी लगता है कि जो लोगों की डिमांड थी या मांग थी उस अनुसार भू कानून लागू हो गया है या क्या है? देखिए, भू कानून को लेके जो पिछले 3-4 सालों में जो बातचीत हुई जी वो केवल एक हवाबाजी थी। जी ऐसा कभी नहीं था कि कोई भू कानून नहीं था। जी जी भू कानून तो शुरू से ही थे, अंग्रेजों के ज़माने से ही थे जी और कानून बने थे। लोगों के ज़मीनों की नाप होती थी, बंदोबस्त होता था। जी और देश की आज़ादी के बाद जी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम बना जी जी और वो उत्तराखंड में लागू था। और उसके बाद फिर कुमाऊं को लेकर उसका एक कानून बना, जी वो भी उत्तराखंड के अंदर लागू था। जी इसलिए पहली तो ये धारणा कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लेकर कोई कानून नहीं थे, जी ये धारणा गलत है। और जो भी सशक्त भू कानून की बात कर रहे हैं बिल्कुल वो भी जानते हैं कि वो जानबूझकर लोगों को बहला रहे थे और बहला रहे हैं। जी अब सवाल इस बात का है कि आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ, तमाम जगहों पर ये बात आ रही है हाँ कि साहब नैनीताल जिले में इतने मामले जब्त करा दिए, फलानी जगह जब्त करा दिया, ये सब आ रहा है। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात पहले से मौजूद थी। अच्छा। और 2009 में 9-10 में हम लोगों ने अल्मोड़ा के पास यहीं हवालबाग ब्लॉक में मैनी एक गांव में हमारी आशा यादव जो एक बहुत बड़े दिल्ली के अधिकारी की और जो बहुत बड़ा भूमाफिया और अपराधी प्रकृति का आदमी है AB प्रेमनाथ, जी जो जी दिल्ली के उसमें था और जिसने यहाँ पर आपके डांडा कांडा एक जगह है वहाँ पर प्लीजेंट वैली फाउंडेशन के नाम पर उसने कुछ काम किया है। जी जी उसकी पत्नी ने 100 नाली ज़मीन मैनी में खरीदी थी, अच्छा। जिसको लेकर अखबारों में चर्चा आई थी और स्थानीय लोगों ने हमसे संपर्क किया था और हमने उस लड़ाई को लड़ा था जी और हमने जी जांच बिठवाई थी। जी 5 जी मेंबर कमेटी बिठवाई थी। हाँ उस हाँ 5 मेंबर कमेटी ADM तत्कालीन ADM की अध्यक्षता में थी, जिसमें फॉरेस्ट का DFO था, जिसमें PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, जिसमें SDM था, जिसमें तहसीलदार थे। जी जी और उस जांच में दोनों ही चीज़ें पाई गई। अच्छा। जो डांडा कांडा था उसमें बहुत बड़ा अतिक्रमण पाया गया, बहुत बड़ी जंगल की ज़मीन पर कब्जा पाया गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज भी बनी हुई हैं बेनाम पे। बिल्कुल। और मैनी की जो 100 नाली ज़मीन उसने पर्सनल खरीदी थी, जी वो जी ज़मीन जब्त की गई। जिस कानून से 2009-10 में ज़मीन जब्त होती है। हाँ, यानी कि जो आज हाँ, मीडिया में खबरें आती हैं या फिर मंत्री लोग कई बार कहते हैं कि भू कानून लागू होने से हमने ये कर दिया, तो आप कह रहे हैं कि ये पहले से ऐसा नियम था, ये पहले से पहली नियम बार था, वो ऐसा? जब्त हुई है ना, पता जी करिए। जी 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 पता करिए। हाँ हाँ क्योंकि जिन भी मामलों में सरकार ने बहुत सारी ज़मीनें विशेष प्रयोजनों के लिए प्रभावशाली लोगों को दी, जी जी जैसे नैनीशार का मसला है। हाँ हाँ आपको बिल्कुल नैनीशार बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल परिवर्तन पार्टी ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर एक बड़ी लड़ाई लड़ी कि बिल्कुल। किस तरह हमारी 353 नाली ज़मीन जी जी 1196 रुपये 80 पैसे के वार्षिक लगान पर अरे एक उसको दिया गया। जी जी और जो नानीशार का मतलब छोटी शार थी, जो गांव की ज़मीन थी, गांव का बिल्कुल। गौचा नानी था। मतलब नन नानी मतलब नान, नन नान बिल्कुल। और ठुल, जी ठुल जी और नान, तो हाँ नान 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 बिल्कुल नान बिल्कुल रहे हो। तो वहाँ पर दिया था। हाँ तो उसमें हमारी हरीश रावत की कांग्रेस की सरकार थी। जी आज जी उत्तराखंडियत की बात करते हैं, हाँ अच्छी बिल्कुल बात है, उत्तराखंड की बात करिए। हाँ बिल्कुल लेकिन उत्तराखंडियत का मतलब ये थोड़ी है कि ज़मीनें दे दीजिए और काफल पर चर्चा कीजिए। हाँ तो ये हाँ हाँ 353 नाली ज़मीन दी बिल्कुल बिल्कुल और वो इल्लीगल तरीके से दी। उस पर स्थानीय जनता के साथ हम लोग लड़े जी जी और आज भी उस पर कोई वो निर्माण नहीं हो सका। हाईकोर्ट में हमारी PIL है जी और जी बहुत बड़े मुकदमे चले, स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया, हर तरह का जुल्म ज़्यादतियाँ हुई, बिल्कुल लेकिन वो लड़ाई लड़ी गई। और उनको भी जो
शासनादेश दिया गया जी जी। उसमें भी स्पष्ट है कि अगर जिस प्रयोजन के लिए आपको कोई ज़मीन दी गई है, हाँ अगर वो प्रयोजन आप 2 साल के अंदर नहीं करेंगे और उस प्रयोजन तो वो ज़मीन आपकी सरकार के पक्ष में जब्त हो जाएगी। बिल्कुल, उसको यानी कि सरकार अधिकृत कर लेगी। सरकार ले जी, लेगी ज़मीन हाँ को वो बिल्कुल। पूरे संसाधनों के साथ। हाँ, तो बिल्कुल। डांडा-कांडा में भी ये बात सही थी। जी, जी। डांडा-कांडा में भी ये बात थी हाँ, कि अगर वो प्रेज़ेंट वैली फाउंडेशन को नहीं बनाएँगे, तो फिर वो सारी ज़मीनें जब्त हो जाएँगी। जी, जी। लेकिन वो कभी जब्त नहीं होती, अच्छा, क्योंकि जो गरीब आदमी है हमारे पहाड़ का, कमज़ोर बिल्कुल। आदमी है, उसके साथ तो सब कुछ होता है। बिल्कुल है। लेकिन जो प्रभावशाली आदमी है, दिल्ली का अधिकारी है पीसीएस, हाँ, हाँ। उसके कब्जे में पूरी राजनीति है, उसके कब्जे में पूरा प्रशासन है, उसके कब्जे में पटवारी है, उसके कब्जे में कानून गो है, वो सारे लोग हैं। उन सारे लोगों की अगर उस पूरे एक मामले की जांच हो जाएगी, हाँ। तो मालूम पड़ जाएगा कि पहाड़ में भूमाफिया किस तरह से काम करता है। बिल्कुल, तो जब भू कानून की हम बात करते हैं और क्योंकि इससे पहले की जो चुनावी लड़ाई लड़ी गई पहाड़ों में, वो इसी नाम पे भी लड़ी गई कि हम भू कानून ले आएँगे, अगर हमारी सरकार आती है भू कानून ले आएगी। और अभी सरकार अपने वादे पे कायम भी है और सरकार भू कानून लेके भी आ गई। क्योंकि आप इस विषय पे गहन चिंतन मनन करते हैं, आपने बहुत सारी बातें बताई भी। तो आप जो ये नया भू कानून लागू हुआ, इसमें कोई नए परिवर्तन? देखो, एक परिवर्तन ये है कि उन्होंने जो अनुमति देने का अधिकार अच्छा। डीएम को था, जी, जी। उन्होंने कहा डीएम को नहीं होगा, वो सरकार का होगा। अच्छा, दूसरा, उन्होंने कुछ एफिडेविट दे दो। बिल्कुल। लेकिन सवाल इस बात का है, जिन लोगों ने उत्तराखंड के अंदर इल्लीगल तरीके से ज़मीनें कब्जा की हाँ, और जिन लोगों ने उनको क्या दंड मिला? बिल्कुल। आज भी डांडा-कांडा जो इतना बड़ा अपराधी रहा है, हाँ, जिसने सिविल जज सीनियर डिवीज़न के खिलाफ जो उनका मुकदमा देख रहा था उस यादव का, बिल्कुल। उसके खिलाफ झूठी शिकायतें की, उसका मुकदमा चल रहा है, जो पॉस्को में बंद है। आज भी वो ज़मीनें उनके कब्ज़े में क्यों हैं? जबकि उसमें ऑर्डर भी हो चुका है। बिल्कुल, ज़ब्ती का ऑर्डर हो चुका है एसडीएम के यहाँ से। और बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तथ्य मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये पहली बार हमारे आपके उसमें आएगा जी, जी। कि 2009-10 में जो हमारे परिवर्तन पार्टी के आग्रह पर, परिवर्तन पार्टी की मांग पर जी, जो 5 मेंबर कमेटी बनी थी, उस कमेटी की जो पूरी फाइल है, जी, जी। जिसमें एक-एक चीज़ का डिटेल है, बिल्कुल। वो जब इसकी ज़ब्ती भी तो उसमें लगा नहीं था। हाँ, हाँ। जब्ती उसकी ज़मीन का ऑर्डर हो गया है, हाँ, वो बिल्कुल। शायद आगे के किसी कोर्ट में है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसमें वो मूल कागज़ नहीं लगे थे। तो ऐसी क्या सरकार है कि उनका जो अपराध का जो बड़ा हिसाब है, वो गायब है उससे। जी, तो जी। ज़ाहिर है ना कि पूरा तंत्र मिल रहा है। बिल्कुल है। मैं इस बात से ये कहना चाहता हूँ कि बिना हमारे तंत्र की मिली हुई, बिना हमारे राजनीति के मिले हुए, बिना हमारे प्रशासन के मिले हुए, बिना हमारे नौकरशाहों के मिले हुए, ये सारी ज़मीनें जो हमारे हाथों से निकल गई, बिल्कुल। वो बाहर नहीं जा सकती थी। सच ये था कि अगर राज्य बनने के बाद सबसे पहले ये यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की जो निर्मम लूट थी, जी, जी। जो लोगों की कब्ज़ा-कब्ज़ी थी, हुँ, उस कब्ज़ा-कब्ज़ी पर रोक लगानी चाहिए थी, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की तरह। जी। हिमाचल प्रदेश में जो कानून बनाया गया, हाँ, उस कानून में ये स्पष्ट किया गया कि वहाँ का शहर का आदमी भी ग्राम की कृषि भूमि को नहीं खरीद सकेगा। जी, जी। वहाँ रहने वाला भी कोई आदमी आसानी से उस ज़मीन को नहीं खरीद पाएगा। जी, जी। तो वहाँ पर रोक लगाई गई और उन ज़मीनों की रक्षा की गई। इसलिए आज हिमाचल उत्तराखंड के मुकाबले में आत्मनिर्भर है। उत्तराखंड के मुकाबले में वहाँ की पलायन विस्थापन नहीं हुआ है। हुँ, जबकि हमारे यहाँ इस भावना का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर जो भी सरकारें आई, हाँ, वो दिल्ली की कठपुतली सरकारें रही और उन कठपुतली सरकारों ने अपने आकाओं के कहने पर, अपने उस पूरे तंत्र के जमकर ज़मीनों की लूट की। कभी ट्रस्टों के नाम पर, कभी धार्मिक ट्रस्टों के नाम पर, कभी स्कूलों के नाम पर, कभी जो है किसके नाम पर, उनका पूरी तौर पर दुरुपयोग हुआ। तो सर क्योंकि जब भी इस तरीके के विषयों पे बात होती है और जो आम पब्लिक होती है, जो गाँव का आम नागरिक है, तो कहीं न कहीं जब इन विषयों पे बातचीत होती है तो उनको लगता है कि शायद अगर क्योंकि जब भू कानून को लेके बात हुई तो आम आदमी भी कहीं न कहीं धरने पे भी बैठा, हैं? और कहीं न कहीं उसने सोचा कि शायद हमारी बात सुनेंगे क्योंकि गाँव में जिस तरीके से ज़मीनें बिकना शुरू हो रही हैं धड़ल्ले से और उसको लगा कि शायद भू कानून लागू हो जाएगा और मेरी ज़मीन नहीं बिकेगी या हमारे आसपास नहीं बिकेगी। तो क्या अभी आप इसको कैसे देख रहे हैं कि वाक़ई ये चीज़ें रुक गई हैं या उनको नहीं, रुकने का मतलब ही उनके नहीं। हिसाब से रुकी हैं कि नहीं रुकी? आप क्या बिल्कुल नहीं रुकी। अच्छा, सबसे ख़ास बात यह है कि आपने
एक हमारे स्पेशल कैटेगरी बाहर वालों के लिए बनाई थी, जो ज़मीन खरीदना चाहेगा जी जी। उसको जो है 250 वर्ग मीटर ज़मीन एक विशेष कैटेगरी में वो खरीदेगा। हाँ बिल्कुल। अब इसमें इन्होंने कहा कि भैया एक परिवार के कई लोग खरीद रहे हैं तो उस पर हम सख्ती रखेंगे। जी जी। एक पॉइंट ये है। हाँ दूसरा हाँ। पॉइंट ये है कि जो है वो जो डीएम के मुकाबले सरकार को दे दिया, लेकिन हाँ हम जानते हैं कि आज डीएम के, आज पटवारी, आज पुलिस वाला भी बिल्कुल। सरकार की इच्छा और राजनीतिक दल की इच्छा के आधार पर चल रहा है कि लोकतांत्रिक जो जो बातें थी, जो हमारा व्यवहार था हाँ गांव समाज से जी। गलत का विरोध करने का, वो इन्होंने लगभग खत्म कर दी और तंत्र की आज प्राथमिकता है और तंत्र के आधार पर सब चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल। इसलिए उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उसको डीएम दे, वो तो सरकार देगी और देंगे। देखिए लीजिए आप, जितने भी हमारे यहाँ आपके जो स्टोन क्रशर चल रहे हैं, हाँ जितने भी आपके वो किनके नाम है, कंपनियां किसके नाम से चल रही हैं। बिल्कुल। आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि ये जो कानून है ये भी कहीं न कहीं राजनीतिक उसमें भेंट चढ़ गया हो? नहीं, कानून तो मैंने कहा ना, कानून तो पहले से ही था। आप पहले अच्छा। के कानून को लागू कर देते जी। तो कम से कम जिनको आप परमिशन दे रहे थे हाँ और उन परमिशनों पे ही मामला आ जाता, हाँ उसी पर लागू हो जाता। बिल्कुल। और अब हमने बार बार इस बात को कहा कि जितने लोगों को आप प्रदेश में, उसका श्वेत पत्र तो जारी करिए। हाँ बिल्कुल। अल्मोड़ा के अंदर यहाँ बगल में हुँ। लमगड़ा के पास जो है, दिल्ली के क्या कहते हैं, एक बम्बई के एक जाने माने एक्टर को वो जी ज़मीनें दी गई। बिल्कुल। ठीक है। जी जी। अब उस ज़मीन को एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, एक यहाँ के एक जिलाधिकारी थे, अच्छा। बहुत ही महान जिलाधिकारी थे जी वो जो जी। है वो जो कर सकते थे उन्हें, तो उन्होंने किया। तो उसकी, इस बात की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए हुँ। कि आपने ज़मीन दी कैसे? करप्शन क्या है? करप्शन यह है कि अनावश्यक विलंब करना या चीज़ों को बहुत जल्दी में करना। तो वो सारे नौकरशाह जिन्होंने बदमाशी की, वो सारे कर्मचारी जिन्होंने उसमें बदमाशी की, वो सारे लोग जो सिफारिश, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? किसी में डर कैसे आएगा? जी। और जिन लोगों ने नाप ज़मीनें खरीदी, आप जानते हैं हाँ। हमारे यहाँ एक आम तौर पर धारणा बनाई गई है, सारे खरीदने वाले अगर आपके यहाँ 2 नाली नाप है हाँ। तो उसके पीछे अगर 5-7 नाली हुआ है, वो कहेगा ये 5-7 नाली भी तुम्हारी हुई है। हाँ बिल्कुल। क्या वो उनकी है? जो स्थानीय लोग हैं, जिनके पुरखे यहाँ रहते थे, जो सैकड़ों और हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं, बिल्कुल। उनकी तो वो ज़मीन थी। क्योंकि ये कानून तो, जंगलों के कानून, ज़मीनों के कानून तो बहुत बाद में आए। इनको तो 1.5 पौने 2 साल, 100 साल से ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जी जी। तो जिनके पीढ़ियाँ वह रहती थी, उनका तो अधिकार उसमें हो सकता है, हाँ लेकिन बिल्कुल। उनका कैसे हो सकता है? जो कोई बड़ा अधिकारी आए, वो जो कोई बड़ा पूंजीपति आए, जिनकी सरकार पर पकड़ है। बिल्कुल। तो कानून पहले था, तो उस कानून में सबसे पहले तो भूमि का बंदोबस्त करना चाहिए था। हाँ क्योंकि आपने जो 62 के आसपास जो बंदोबस्त हुआ, उसके 40 साल में कम से कम आपको बंदोबस्त करना चाहिए था। बिल्कुल। उससे पहले 11 बंदोबस्त अंग्रेजों के समय में भी हुए थे। जी जी। तो आपने वो बंदोबस्त नहीं किया, हाँ तो आपकी ज़मीनें गोल खाते की हो गई और आपको पलायन करना पड़ा। अब बिल्कुल। आपके बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, रोजगार के लिए चले गए, विस्थापन के लिए चले गए, मजबूरी में चले गए। अब वो बाहर कहीं बस गए, किसी तरह रह रहे हैं, तो उस ज़मीन से उनका लगाव खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो उसका लाभ उठाकर आपकी ज़मीनें चली जाती हैं, बिल्कुल। आपके अधिकार चले जाते हैं। और जहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई, जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात को कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने, हम लोगों ने पिछले 20-25 सालों से, उससे पहले से ये लड़ाइयों को हम लड़ रहे थे सारे सवालों को। हाँ बिल्कुल। हमने जो यहाँ पर ये मचखाली में जो बिरला का कॉलेज है, उसने 10 नाली ज़मीन कब्जा कर रखी थी। जी जी। ऐसे तमाम कब्जों के खिलाफ हम लोग लड़े। बिल्कुल, तो सर आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, आप बता भी रहे हैं अपनी बातों में। लेकिन एक चीज़ और आती है, जब इस कानून की बात करी गई तो उस समय सरकार की तरफ से ये भी था कि हम लोगों के भी सुझाव ले रहे हैं इस कानून को सुधारने में कहूँ या फिर बनाने में। तो लोगों के भी सुझाव गए होंगे, लिए थे। आपके भी सुझाव गए हाँ, होंगे। तो आपको लगता है कि आपने कुछ जो सुझाव दिए वो कहीं बिल्कुल इंगित दिए, किए गए, बिल्कुल दिए, उन पे गौर करा गया? बिल्कुल दिए। तो आप जो नहीं, आपने सुझाव दिए गए उनमें कहीं कुछ भी नहीं किया। जो भी गंभीर सुझाव थे, कुछ भी नहीं किया। 2-3 साल से उनको पिछला चुनाव जीतना था। अच्छा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी, वो लोग लड़ रहे थे या परिवर्तन पार्टी जैसी पार्टियां लड़ रही थी। बिल्कुल, तो यानी कि नैनीशाल, आपका डाडा कांडा, हाँ, यहाँ पर ये फल सीमा, चितई, ये सारी लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे थे। बिल्कुल, तो आपको ये कहने का मतलब ये है कि बेशक लोगों की नज़रों में लोगों के सवाल लिए गए, लेकिन अपनी पॉलिसी में या फिर अपनी नीति में वो चीज़ें वो इंगित बेचारे कर नहीं नहीं करी सकते गई। थे, वो मजबूर थे। अच्छा, क्योंकि वो जो है उत्तराखंड की आवाज़ नहीं है ना, जी, वो केंद्र की आवाज़ है। जी, आप समझ रहे हैं? सबसे बेसिक बात क्या है? हाँ, अगर धामी जी चाहें कि मैं उत्तराखंड एक कानून बना दूं, तो धामी जी की या उनकी कोई स्थिति नहीं है, या कोई दिल्ली में बैठी कोई भी सरकार हो, कोई भी केंद्र की सरकार हो,
अब वो सरकार तो अपने अपने कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट में काम कर रही है, बिल्कुल। तो इसलिए वो चाह के भी नहीं कर सकते थे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने 2-3 साल लोगों को घुमाना था, उन्होंने घुमा के रख दिया, उनको बाकी से कोई मतलब नहीं। अब जनता भी कितने समय तक लड़े। बिल्कुल। सर, आपकी बातों से एक चीज़ और लग रहा है कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा राज्य की सरकार है उसको चलाने वाली कहीं न कहीं हमारी केंद्र की सरकार है। यानी कि जो निर्णय बिल्कुल, वहाँ से होंगे वो यहाँ आएँगे। यानी कि यहाँ के निर्णय यहाँ कम दिखे जा रहे बिल्कुल हैं। आप सही कह रहे हैं। केंद्र की सरकार का मतलब है इस वक़्त जो कॉर्पोरेट है, हाँ। जो पूंजीपति हैं, जी, जी। उनके पक्ष की बात हो रही है। औद्योगिकरण की बात, जो विनिवेश की बात, जो सारी बातें हो रही हैं, हमारे बैंकों का पैसा जाता है, जो जनता का पैसा है, और वो उठा के भाग भाग के चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर पोजीशन ये है कि जो कॉर्पोरेट और पूंजीपति और माफियाओं का जो तिकड़ी है, जी, और जी। उनके साथ नौकरशाहों और राजनेताओं की जो मिलीभगत है, जो चुनाव का जो खर्चा है, हुँ। जो करोड़ों करोड़ रुपए खराब शराब में करते हैं, बांटते हैं, वो सारा का सारा उसमें काम आता है। उससे आपकी ज़मीनें छीनती हैं, आपके अधिकार छीनते हैं, वन पंचायतों पर आपके अधिकार चले गए। बिल्कुल। 2002 में पहली बार उत्तराखंड के अंदर जो जो उसमें फॉरेस्ट उसमें ये चेंज किए गए जी, जी। कि भाई आपके पास आपके जंगल में राइट नहीं होगा। तो जब जब हमारे पूरा परिवेश, और जब जब राज्य बना, तो हमारी बहुत सारी ज़मीन तो उत्तर प्रदेश ही के पास रह गई, बिल्कुल। आज भी रह गई। तो बिल्कुल। उसको तो तो कुछ सर, करने की स्थिति नहीं बनी। बातचीत करने का मन तो बहुत है लेकिन रेडियो की समय अवधि को देखते हुए मुझे लगता है कि आज की बातचीत को हमें यहीं पे समेटना होगा और हमारे श्रोता निरंतर आपको सुनते रहते हैं। तो अंत में जाते-जाते अगर आपको ये अवसर मिलता या आपके कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे भू कानून को लेकर अगर आपको लगता है कि अगर शायद ये बिंदु वहाँ पे होते, तो ज़रूर हमारा भू कानून सक्सेस होता या ये नियमावली सक्सेस होती, तो उसके बारे में ज़िक्र करना चाहेंगे जाते-जाते हमारे जी, श्रोताओं को? सबसे पहले तो भू कानून की जब हम बात करते हैं या सारी की बात करते हैं, समग्र में करनी चाहिए। जी, जी। और वो समग्र में सबसे ज़्यादा कि हमारा जो समाज यहाँ पर टिका हुआ है अपने प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, ज़मीन, पानी पर, बिल्कुल। उसको यहाँ पर टिके रहने के लिए वो पर्याप्त सुविधाएँ, चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर वो जिनके पास रहेंगी, अगर जैसे कोई होम स्टे है, अगर उसके उसमें उसको अनिवार्य रूप से रहना है, जी, तो उसको जी। फ़ायदा होगा। अगर हाँ, आपके यहाँ 5 स्टार, 7 स्टार होटल जो बन जाएँगे, तो जो हमारा पर्यावरण बना हुआ था, हाँ, जो हमारे लोगों ने बरसों से बचाया, तो उसकी लूट बाहर के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और बाहर के भी कोई वहाँ का कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि पूंजीपति हाँ, हैं। बाहर के लोग का मतलब देशी पहाड़ी का मामला नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा सवाल हमारे सामने सबसे बड़ा ये है कि इस पर पूरा पुनर्विचार होना चाहिए, और जिन लोगों ने बेनाम ज़मीनें कब्जाई हैं, जिन लोगों ने इस तरह के काम किए, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको ऐसा दंड देना चाहिए कि आइंदा से वो ना हो सकें। बिल्कुल। और तीसरा मेरा ये कहना है कि ये हम शुरू से कहते, हम चिपको आंदोलन में थे, तब हम कहते थे कि पर्वतीय संपदा से रोजगार पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हाँ, बिल्कुल। और वो अधिकार आज हमारे गांव खाली होने से चला गया है। और इस सब की ये लड़ाई, मुझे लगता है, हाँ, मैं एक पार्टी मैंने बनाई इसी कारण से बनाई कि जो उत्तराखंडी अस्मिता, उत्तराखंड की अवधारणा को साकार करने के लिए उत्तराखंड की जनता को सामने आना पड़ेगा, और जो ठगी हुई है 25 सालों में, जी, वो जी। ठगी के खिलाफ सड़क पर आना पड़ेगा, और एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और एक ऐसी राजनीतिक बात लानी पड़ेगी, एक ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी जिसमें जो उत्तराखंड की जनता की आवाज़ हो, जनता के हितों की रक्षा हो सके। और ये एक काम है, और ये काम के बिना आप उत्तराखंड के अंदर आपके जो मूल रूप से जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जी। या मेहनत करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो बाहर के हो चाहे कहीं के हों, वो टिक नहीं सकते। ये पूरा का पूरा एक कॉर्पोरेट के पास, माफियाओं के पास जा रहा है, और सारी मशीनरी उनकी सेवा कर रही है। जी। मैं सोचता हूँ इससे मुक्त होने के लिए समग्र में सोचने की जरूरत है। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा और आपने काफ़ी अच्छे से चर्चा करी कि जो उत्तराखंड में भू कानून लागू हुआ तो अंततः लोगों को क्या फ़ायदा रहा या कहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद, और कुमाऊं वाणी के सभी श्रोताओं का धन्यवाद।